नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज हम आपसे कह रहे हैं डिजिटल लुटेरों से सावधान, क्योंकि कोरोना काल में जिंदगी बहुत हद तक ऑनलाइन हो चुकी है। हम और आप अपना ज्यादा से ज्यादा काम इंटरनेट, ऑनलाइन और ई कॉमर्स के जरिए पूरा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ी है, खतरे भी बढ़ गए हैं। अब साइबर फ्रॉड के प्राइम टारगेट पर भी यह आ गया है। इसलिए आजकल साइबर क्रिमिनल तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आपको चूना लगाने और आपकी गाड़ी कमाई पर हाथ साफ करने की फिराक में रहते हैं। कभी इंटरनेट बैंकिंग, तो कभी फोन, तो कभी वॉलेट, तो कभी ऐप पेमेंट सिस्टम में सेंधमारी करके कंज्यूमर को चपत लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, अब तो ऐसे ऐसे फिशिंग के तरीके निकाले जा रहे हैं कि जरा सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटना तय है। कोरोना के समय में तो कोरोना टेस्ट के नाम पर भी आधार और दूसरे प्राइवेट डिटेल लेकर फर्जीवाड़े की कोशिशें हो रही हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप बच सकते हैं इस तरह के साइबर फ्रॉड से, क्या क्या आपके लिए कानून है जहां पर आप सहारा ले सकते हैं, और आखिर क्यों साइबर फ्रॉड पर इतनी कड़ाई नहीं है। तो हमारे साथ आज इस खास शो में जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के एसोसिएट डायरेक्टर नितिन भटनागर, हेंसन इन्फो सॉल्यूशंस के अभीक दत्ता और साइबर कानून के जानकार वकील आशुतोष श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने आपके साथ कई शो किए हैं साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन पिछले 6-8 महीने में तो सर ऐसा लगता है कि लोगों ने पीएचडी कर ली, कुछ बैठे हैं कि हाँ कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कैसे आप नकली कंज्यूमर केयर बन के, तो कभी कोरोना टेस्ट के नाम पे, मतलब जितने तरीके ना हो उतने इजाद हो गए हैं। तो ये 7-8 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गया इस तरह का मामला। बिल्कुल विपिन जी, आई थिंक हमने कभी 2-3 महीने पहले जब शो किया था आपके साथ ही, तो हम तब बात ही कर रहे थे कि कोविड सिचुएशन जो आई थी, पैंडेमिक सिचुएशन में हैकर्स ने काफी इसको कैश करने की पूरी कोशिश करी और काफी सक्सेसफुल भी हो पाए हैं वो लोग। और सबसे जो बात मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग जो अटैक्स है, ये काफी पुराने हैं, ये कोई नया नहीं है। और जैसे आपने बोला, तरीके नए बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो लोगों को सतर्क होने की जरूरत है वो यही है कि वो किसी भी इस तरीके के कोई फोन कॉल्स या फिर कोई ईमेल को अटेंड ना करें जो कि उनके लिए इंटेंडेड ना हो। क्योंकि हर कोई सारी रेगुलेटर्स, सारे गवर्नमेंट एंटिटी सब यही कहते हैं कि वो आपको कभी भी फोन करके आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स आपसे कभी नहीं लेंगे। और यहाँ पे यही गलती आज के टाइम में कंज्यूमर्स कर रहे हैं, और वो इस तरीके के फ्रॉड्स के शिकार होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, कोविड-19 टेस्ट या फिर ईमेल्स आते हैं आपको WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको ईमेल आते हैं, वहां पे आपको कहा जाता है कि आप सर्वे करिए कोई किसी तरीके का, जिसमें आपको कोई किसी तरीके का रिस्क तो नहीं है। और इस तरीके के सर्विस में भी काफी लोग फंस रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे जागरूकता होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी इस तरीके से आपको कोई सर्वे नहीं भेजेगा। पहली चीज, जब तक आपको कोई वो सर्वे किसी गवर्नमेंट एंटिटी से आ रहा है या आ रहा है तो ही उसको एक्सेस करे, वरना आपको उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। या कोई आपको फोन कॉल कर रहा है और फोन कॉल करके आपको बोल रहा है कि आपको कोविड टेस्ट कराना है, और आपका डेटाबेस में हमारे पास आपका नंबर आया है, आपने रिक्वेस्ट डाली थी, उसको भी पहले वेरीफाई कर ले और फिर उसके बाद उस कॉल को अटेंड करें और एक सही डिसीजन लें। एक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। इन्फॉर्म डिसीजन ले। यहां पर अभी तो पूरी बात जो नितिन बता रहे हो, मुझे भी देख के यही लग रहा है कि ना टेक्नोलॉजी ब्रीच नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी बैंडविड्थ स्लो है तो उसमें कोई घुस गया हैकर और उसने आपके सारे डेटा को निकाल लिया। कुल मिलाकर साइकोलॉजिकली आपसे प्ले करने की कोशिश की जा रही है कि आप अभी घर में बैठे हैं, साइकोलॉजिकली शायद परेशान भी हैं, सब कुछ है, अच्छा बाहर भी आप निकल नहीं रहे कि कोई आपकी जेब काट ले, अब आपके घर में ही घुसना है तो ऐसे ही घुसेंगे डिजिटली। तो यहां पर मैं खुद देख रहा हूं कि मेरे फोन में 2-3 मैसेज रोज पड़े रहते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा करा दिया, जस्ट ये क्लिक द लिंक एंड गेट इट। या फिर कोई फर्जी कंज्यूमर केयर कि मैं आपका बैंक का अधिकारी हूं और आप मुझसे बात करें और फिर वो मुझसे मीठी मीठी बातें करें। तो चलिए, आप और हम तो ये कार्यक्रम करते हैं तो इसलिए थोड़ा अवेयरनेस ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग इस साइकोलॉजिकल गेम में फंस जाते हैं। देखें, किसी भी तरह किसी भी और चीज को अगर हम लें तो हमने बचपन से एक चीज सीखी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन जहाँ पे बात आ जाती है, थोड़ी सी एजुकेशन हमें अपने लिए रखनी है। और एजुकेशन भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, छोटी मोटी एजुकेशन। मैं आपको 2-3 चीजें बता सकता हूँ जो हमारी आम जनता के लिए बड़ा बड़ा जरूरी होएगा और बड़ा आसान रहेगा उनको इस तरह के अटैक से बचना। एक अटैकर है, और यहाँ पे हम सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। एक अटैकर है, वो आपको 3-4 तरीके से आपसे गलती करवा सकता है। एक तरीका तो ये है कि वो आपकी ग्रीड या आपकी क्यूरियोसिटी को हथियार बना के आपसे कुछ डेटा निकाल ले। माने कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं और आपने नीचे देखा एक पेन ड्राइव पड़ी है बड़ी अच्छी सी, और आपने उठा ली। आप अपने घर पे आए, अपने रूम पे आए और आपने लैपटॉप में लगाई, तो वहां से आपका ब्रीच हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि वो आपको डरा धमका के कि आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे काम कर रहे हो, आपको अचानक से पॉपअप आया कि ये अपडेटेड नहीं है, इस लिंक पे क्लिक करो। आपने क्लिक किया और वहां से आपका डेटा जो है वो चुराया गया। तीसरा इस तरीके का हो सकता है कि एक अटैकर आपका कॉन्फिडेंस जीत कर आपसे डेटा निकलवा ले। जैसे कि आजकल फेक बैंक्स खुले हुए हैं, वो आपको कॉल करते हैं, कहते हैं हम फलाना बैंक से हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, सीवीवी दे दीजिए और आपके लिए ये ऑफर है। और लोग उसका दे फॉल प्रे टू इट और वो अपना डेटा दे देते हैं। जैसे वो अपना डेटा देते हैं, उनके साथ ये चीजें हो जाती हैं। उसी तरह से हमारे पास ईमेल्स आती हैं, हमें टेक्स्ट मैसेजेस आती हैं, जैसे आपने भी कहा कि आपको भी मैसेज आते हैं, और हम एंटाइस हो जाते हैं कि यार क्या मेरे पास, क्या मुझे ये ऑफर मिल रहा है, और आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। अगर हम ये छोटी मोटी चीजों का ध्यान रख लें, इन सबको हम एज अ कंबाइंड एंटिटी सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इनका ध्यान रख लें और कोई भी इस तरह की बेवकूफी ना करे कि जहां पे हम डेटा किसी को दे रहे हैं या कोई ऐसे अनइंटेंडेड लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हम सेफ हैं। कुछ भी हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। राइट। आशुतोष जी, क्योंकि आपके पास तो ऐसे मामले बहुत आते होंगे और आप काफी उस पर नजर भी रखते होंगे। अभी हाल ही में इंटरपोल की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने खासतौर पे भारत जैसे देशों को चेताया, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम 350 गुना बढ़ गए हैं ऐसे मामले जिसमें आपसे या तो ऑनलाइन चीटिंग किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, या आपसे रैंसम मांगी जा रही है, और जो टारगेटेड कंट्रीज है उसमें हिंदुस्तान एक है। तो ऐसा क्या नजर आता है उनको हिंदुस्तान में कि उनको लगता है यहां पर या तो लोग कम शिक्षित हैं, अवेयर नहीं है, लॉज वैसे नहीं है, या कुछ और रीजन है कि यहां पर इजीली लोगों के साथ फ्रॉड किया जा सकता है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जो आरबीआई ने भी इस चीज को माना है कि इंडिया में लगभग 200% का जो है साइबर क्राइम का ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर में, अगर हम पहले के ईयर से कंपेयर करें तो। और ये जो क्राइम्स है वो बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि पहले चूंकि हमने इतना डिजिटल वे में हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया था पहले, अब ये इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है। और चूंकि पैंडेमिक के समय में जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये जो अपने वो लैपटॉप्स यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं, उसमें वो इंटरनेट का यूज करते हैं। जबकि अगर ऑफिस में कोई जाए तो इंट्रानेट यूज होता है। तो इंट्रानेट जो है वो पर्टिकुलर जो कंपनी जहां यूज हो रहा है वो उसी के सर्वर से वो चल रहा होता है, जबकि इंटरनेट में दूसरों को भी बहुत सारे एक्सेस होते हैं। तो ऑब्वियसली परसेंटेज का तो बहुत इंक्रीज है, लेकिन हाँ इसमें लॉज भी काफी बने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया था 2000 में इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। उस समय नारायणन साहब जो हमारे थे प्रेसिडेंट, उनके टाइम में ये लॉ बना था, और ये पूरे इंडिया में इसको अप्लाई किया गया, और इसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए। मतलब इसमें यहाँ तक कि जो अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटी भी अगर होती है थ्रू साइबर क्राइम, तो वहां पे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का जो है उसमें जो है सजा उसमें रखा गया। या जैसे कोई भी कोई फोटोग्राफ्स किसी के पर्सनल चीजों को अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है या उसको फ्लैश कर रहा है, या तो इसमें भी जो है पनिशमेंट 3 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स 10 ईयर्स ऐसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन उसमें बनाया गया। तो अगर हम आज की डेट में देखें, जैसे कि मेरे एक जो लर्नेड फ्रेंड जो अभी बता रहे थे, तो इसमें जो है फिशिंग है, स्मिशिंग है, या फिर जो विशिंग जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो हमें कॉल्स आते हैं, कॉल्स से वो लोग जो डेटा लेते हैं फ्रॉडस्टर्स, और हमारे तरफ से जो डेटा बताया जाता है उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। उस डेटा से आपका जो है नेट बैंकिंग और ये पासवर्ड्स बहुत सारे लोग गलती से वो दे देते हैं, जिसका जो है गलत इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कोई ईमेल भेजते हैं, ईमेल पे लिंक हमेशा मेंशन होता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए तो यू विल ओपन सो एंड सो विंडो, और वो क्लिक होने से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे चले जाते हैं। या कोई एसएमएस आता है, उसमें भी कोई लिंक होता है, उसमें अगर हम जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं। तो इन
सब को रोकने के लिए लॉज हमारे यहाँ बनाए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफी ट्रेनिंग की भी जरूरत है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। तो जो हमारी जो पुलिस अथॉरिटीज है, जब उसके पास कोई जाता है एफआईआर लेकर के कराने के लिए कि ये ऐसा ऐसा हुआ है या ऐसा मेरा कंप्लेंट है, तो बहुत बार उनको समय लगता है उस चीज को समझने में कि इसमें टेक्निकल क्या हुआ होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो उनको ही करना है। इन्वेस्टिगेशन तो आम आदमी नहीं कर सकता, वो तो पुलिस ही करेगी जब एफआईआर रजिस्टर होगा। अगर क्राइम की हम बात करें तो हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे आईटी एक्ट के हिसाब से जो एफआईआर हो रहे हैं उसके अंदर कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है एक्यूज्ड का। तो कन्विक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है हमें और हाईटेक बनाना पड़ेगा जी, क्योंकि जिस तरह से फ्रॉडस्टर्स जो है और हाईटेक होते जा रहे हैं, हाईजैकर्स और हाईटेक होते जा रहे हैं, उसी तरीके से हमारा भी सिस्टम को नहीं, आप सही कह रहे हैं आशुतोष जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। यही सवाल मैं आगे नितिन जी के पास लेकर जाता हूं, क्योंकि वो इन्हीं सब चीजों में काम करते। तो नितिन जी, क्या ऐसा हो गया है कि हमने चाहे पहले नोटबंदी हुई तो, अब कोरोना आ गया तो किसी न किसी कारण से और इन जनरल भी अपने आप को डिजिटली तो बहुत एडवांस किया कि हम पेमेंट सारे डिजिटल करेंगे, काम सारे डिजिटल करेंगे, लेकिन उस डिजिटल के लिए जो सेफगार्ड होता है, जहां खतरे होते हैं, उसकी तैयारी हमने उतनी अच्छी से नहीं की। जैसा आशुतोष बता रहे हैं कि कल को आपके साथ कुछ हो जाए तो आप किसी को जाकर ढंग से ना आप समझ पाओगे कि आपके साथ क्या हुआ, और जो अथॉरिटीज है ना, अभी उनके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग है, स्किल है कि वो कुछ बहुत अच्छे से आपको आपकी मुश्किल का हल निकाल पाए। आप देखिए अभी ये बिग बास्केट का बहुत खबर चल रही है कि उनका डेटा ब्रीच हो गया। जब इतनी बड़ी कंपनी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई तो हम घर बैठे आम आदमी का क्या कर पाएंगे? विपिन जी, यहाँ पे दो चीजें हैं। अब आप प्री कोविड की बात करें, अगर हम प्री कोविड के टाइम पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लोग ऑफिस से काम करते थे, तो ये फ्रॉड लेवल्स इतने ज्यादा हाई नहीं थे। राइट। जब से लोगों ने घर पे काम करना शुरू किया है, वो भी अब एक कंज्यूमर की कैटेगरी में आ गए। अब कंपनीज को यहाँ पे क्या सोचना चाहिए, यहाँ पे कंपनीज को मैं लेके आता हूँ सामने। तो कंपनीज को भी एक अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए एम्प्लॉयज के लिए अपने, क्योंकि अब वो भी घर से काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्रॉड्स बढ़े हैं वो इस वजह से बढ़े हैं क्योंकि लोगों ने घर से काम करना शुरू किया है। और अब आप इंटरनेट पे हैं और आपके नॉर्मल जो घर के पीछे मेरे भी राउटर रखा हुआ है, हम उसी राउटर से काम कर रहे हैं। सब हमारा कोई क्लोज्ड कनेक्शन नहीं है, अभी हम सब ओपन है, ठीक है, और सब कुछ हम वर्ल्ड वाइड वेब पे एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि कोई भी डिवाइस जो आप यूज कर रहे हैं वो एक ऑथराइज्ड डिवाइस यूज करें। आप वो कंपनी जो आपकी दे रही है डिवाइस, उसी को आप यूज करें। कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज ना करें अपने सिस्टम्स के अंदर। कोई भी अननेसेसरी कोई अनवांटेड ईमेल आ रहा है आपके पास, आप उसको एक्सेस ना करें, क्योंकि कंपनी में जब आप काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो सारे अनवांटेड ईमेल्स आपके जंक फोल्डर में जाते हैं और आप उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। पर आज आपके और सबके साथ, हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे नॉर्मल इनबॉक्स में भी ऐसे ईमेल आ जाते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास आए, जो कि अनवांटेड होते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले व्हाइट लिस्ट कर दिए जाते हैं जब हम लोग कंपनी में काम करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो जो निकल के आया है वो यही है। और सिस्टम्स हमारे अपडेट नहीं हो रहे हैं। और जितना कोशिश करके कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि उनके एम्प्लॉयज जो घर से काम कर रहे हैं और वो पर्सनली चीजों को, पर्सनल काम भी उसी लैपटॉप से या उसी डिवाइस से कर रहे हैं या मोबाइल डिवाइस से कर रहे हैं, वो भी एक खतरे की घंटी है इस टाइम। क्योंकि जो हैकर्स हैं वो हर उस चीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, जिससे आपका पर्सनल डेटा यूज करके आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा सके। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एज ए कंज्यूमर, मैं एक एज एन एम्प्लॉय और एज ए कंपनी, हम सबको एक टीम के साथ काम करना पड़ेगा, टीम बन के काम करना पड़ेगा, जिससे हम इस तरीके के फ्रॉड्स को रोक सके। राइट। तो बात तो नितिन बहुत सही कह रहे हैं कि हमें इस तरीके से एक टीम के तौर पे काम करना पड़ेगा, लेकिन वो काम होते होते भी थोड़ा वक्त लगेगा। कंपनीज के ऊपर इस समय प्रेशर ये है कि अपने एम्प्लॉयज की सुरक्षा वो कोरोना से कर पाए, तरह तरह के उसके लिए इंतजाम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन ये उसके साइड बाय साइड एक दूसरी समस्या शुरू हो गई। और बहुत सही बात है कि पहले आप एक सिक्योर सिस्टम में काम करते थे, लेकिन अब आप अपने घर पे लैपटॉप पे काम करते हैं, जो कि आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है। आपका बच्चा उस लैपटॉप पे पढ़ाई करता है या दूसरे लैपटॉप पे पढ़ाई करता है, अगेन वो भी सिक्योर नहीं है। और हैकर्स के लिए बहुत सारी गलियां, बहुत सारे रास्ते खुल गए। तो आप बचेंगे कैसे? क्या कुछ आप अपने एंड पे कर सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिलहाल एक छोटे मोटे सुरक्षा कवर की बात करेंगे कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, परिस्थितियां ठीक नहीं हो जाती, फिर से माहौल सिक्योर नहीं
होता, आपके लिए वो क्या जरूरी चीजें हैं कि आप खुद को बचा पाएं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल लुटेरों से सावधान, क्योंकि इन दिनों आप काम कर रहे हैं एक बहुत ही इनसिक्योर आईटी सिस्टम में, जहां आप अपने घर पे वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, जो भी है, जो सिस्टम इतना सिक्योर नहीं है। आपका घर का इंटरनेट, आपके अपने लैपटॉप, क्योंकि ऑफिस में सुरक्षा कहीं ज़्यादा होती है और यही कारण है कि साइबर अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कई तरीके अपनाए जा रहे हैं आपको चूना लगाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए और आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए। तो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अभी कब हम फटाफट इन पॉइंट्स पे चर्चा करें कि हम जानते हैं कि आपका जो घर का इंटरनेट है या आप जिन कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, अब ये तो है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं कि जितना पॉसिबल हो उन्हें सुरक्षित बनाएं? कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान रख सकते हैं। अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वी हैव टू एंश्योर कि जो हमारा विंडोज है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जेन्युइन हो, पायरेटेड कॉपी नहीं हो। सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना है। हमारे सिस्टम में एंटीवायरस जरूर हो। अगर एंटीवायरस नहीं है तो फिर तो एक बहुत बड़ा लूप होल आप खुद ही छोड़ रहे हैं। एंटीवायरस हो और वो अपडेटेड हो। सिस्टम अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, अगेन हमें ये इंश्योर करना है कि वो पैच्ड रहे माइक्रोसॉफ्ट अपडेट से। उसके लिए हर महीने अपडेट्स आते हैं, वो आपने पैच करने हैं ताकि आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ लैस रहे। और उसके अलावा छोटी मोटी चीजें जो आपकी ईमेल्स आ रही हैं, आपको लगता है कि ये मेरे लिए इंटेंडेड ईमेल नहीं है, उसको मत खोलें। किसी और वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हैं, कुछ ऐसा डाउनलोड ना करें जहां से आपको लगता है कि ये जेन्युइन वेबसाइट नहीं है या ये एक रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट नहीं है। वैसी कोई भी हरकत ना करें जिससे कि कहीं भी छोटा मोटा लूप हो रहे। अदरवाइज सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर यूज कर लें, वो सॉफ्टवेयर यूज करें जो पायरेटेड ना हो। आई थिंक अगर इतना भी कर ले तो काफी है। राइट। और बच्चों के लिए कुछ खास हिदायत, क्योंकि बच्चों को भी इन दिनों कंप्यूटर्स पे ही काम करना पड़ रहा है और वो इतनी चीजें नहीं समझते हैं। देखिए, बच्चों के लिए तो यही है कि बच्चे जब यूज कर रहे हैं तो उनके साथ ही बैठे। बच्चों को तो अब ये चीजें नहीं सिखा सकते। और जितना हो सके बच्चों को अदरवाइज भी कंप्यूटर से दूर ही रखे, उनके लिए बेटर है। बट हाँ, उनको आई थिंक बच्चे आजकल वैसे बड़ों से ज्यादा समझदार हैं। बट हाँ, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि ये चीजें करनी है। जैसे एंटीवायरस अपडेट है तो एक छोटा सा क्लिक करना है और उससे वो अपडेट हो जाएगा। बट एज सच बच्चों के लिए मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा आप थोड़ी सी उनकी एक्टिविटी पे नजर रखें कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सर्फ कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं इन जनरल, ताकि कोई गलत लिंक, गलत चीजों पर वो ना पहुंचे। आशुतोष मुझे बताइए कि देखिए, हम बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ अभी उस तरीके से ना लॉज डेवलप हुए हैं, ना पूरा सिस्टम डेवलप हुआ है, ना उस तरह की आईटी पुलिस हमारे पास है, लेकिन फिर भी चूंकि ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, अगर कुछ आपके साथ होता है तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, कहां जाके आप अपनी तकलीफ बताएंगे? जैसे हम नॉर्मली जब कोई भी क्राइम होता है हमारे साथ तो हम जैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं, हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, हम एफआईआर रजिस्टर कराते हैं। तो इसका भी वही सेम प्रोसीजर है और इसमें भी पेनल सेक्शंस लगे हुए हैं आईटी एक्ट 2000 के अंदर। तो हमें अगर लगे कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या हमारा कोई डेटा को पब्लिसाइज किया गया है बिना मेरे परमिशन के, बिना मेरे कंसेंट के, तो उस पर्सन को तुरंत जो है पुलिस स्टेशन जाकर के इन्फॉर्म करना चाहिए। और क्योंकि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें भी बहुत सारे सेक्शंस हैं और ये पुलिस की ड्यूटी है पुलिस स्टेशन की कि उसमें वो एफआईआर लिखें और एफआईआर में एप्रोप्रिएट सेक्शंस लगाते हुए इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है वो कोर्ट में रिपोर्ट आएगा, उसमें वो चाहे तो अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर एक्यूज्ड का पता चलता है वो कहाँ है। तो ऐसा नहीं है, लॉज हमारे पास हैं और वो डेवलप भी हुए हैं, बहुत बार अमेंडमेंट भी हुआ है। जैसे हमने 2008 में अमेंडमेंट हुआ या फिर 2015 में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेक्शन 66A जिसका मिसयूज हो रहा था, क्योंकि अगर कोई भी चीज पोस्ट करता था किसी पॉलिटिशियन के बारे में, किसी के बारे में, तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कहीं ना कहीं जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है ये सेक्शन, तो उसको अमेंड करते हुए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। तो इसके अंदर और ट्रेनिंग जहां तक बात है तो ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग पुलिस की होती है टाइम टू टाइम, डिपार्टमेंट्स की होती है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होती रहती है, वो अटेंड करते रहते हैं इसको। तो इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और बेटर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन और
जरूरत है, क्योंकि हाँ, क्योंकि किसी ने सोचा हैकर्स नहीं था। जिस तरीके के हथकंडे अब वो- अपनाते हैं जी, वो नए नए हथकंडे लाते जी। हैं, और अभी अभी ये पैंडेमिक में तो बहुत ज्यादा हो गया, तो उसी तरह का कुछ कटिंग एज जो है जी। वो पुलिस या अथॉरिटीज के पास भी होना चाहिए। चलिए, मेरा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, तो मैं यही कह के समाप्त करूंगा कि वो नौबत ही ना आए कि आपको पुलिस के पास जाना पड़े, शिकायतें करनी पड़े। थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान अगर आप रख ले, और देखिए 80 से 90% जो तौर तरीके हैं वो साइकोलॉजिकल ज्यादा हैं। आपका भले ही कितना भी कमजोर सिस्टम है, कमजोर बैंडविड्थ है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, इस तरह की चीजें तो आप खुद ही ध्यान रखें कि अपडेटेड सॉफ्टवेयर पे ही काम करें, पायरेटेड चीजों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर भी 70 से 80% या इवन 90% आपकी साइकोलॉजी से, आपको या तो डरा कर, या आपको लालच देकर, या आपको गुमराह करके ही आपके साथ साइबर फ्रॉड की कोशिश होती है। थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि जैसा हमने कहा, आरबीआई की रिपोर्ट जो बता रहे हैं आज तो 200% केसेस बढ़े हैं, वर्ल्ड रिपोर्ट में 350% केसेस बढ़े हैं, इंडिया टारगेट पर है। जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ लूपहोल्स हैं, लोग घर से काम कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, पायरेटेड वर्जन भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो उन चीजों से आपको सावधान रहना होगा। और अभी ये कितना लंबा वक्त चलेगा हम भी नहीं जानते, अभी भी वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है, तो जब तक ये चीजें हैं खतरा बरकरार है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको अपडेटेड रख सकती है, आपको सतर्क और आपको सुरक्षित रख सकती है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।